इट्स कंपाउंड का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग को देखना है अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। व्हाट आर द बेसिक 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? वन इज ग्रेफाइट, अदर इज डायमंड एंड द थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरेंस या C60 के नाम से उसे हम जानते हैं। तो लिखे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। There are basic 3 allotropic forms of carbon. There are basic 3 allotropic forms of carbon. First is graphite. पहला वाला है graphite. Second is diamond. DIA होगा ना? Diamond. And third is C60 या जिसको हम लोग बकमिंस्टर फुलरेंस के नाम से भी जानते हैं। इंडिविजुअली इन ऑल तीनों को थोड़ा थोड़ा हमें जानना चाहिए। वाई ग्रेफाइट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड। ग्रेफाइट एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड क्यों है? कोई विशेष कारण उसके स्पेशल होने का? इट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लिख लें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हेडिंग डालें, उसके अंदर लिखें ग्रेफाइट इज the only non-metal which conducts electricity। ग्रेफाइट एकमात्र एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। The conduction of electricity is because of its structure। The conduction of electricity is because of its structure। उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड व्हाट इज दैट स्पेशलिटी इन दी स्ट्रक्चर? उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 3 डायमेंशनली ये स्ट्रक्चर बनाने की, तो कोशिश ही किया जा सकता है कोई चीज 3 डायमेंशनली अटेम्प्ट करने का। फिर भी कोशिश कर रहा हूं तो शायद ठीक ही कर पाऊं। सपोज करिए दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड यहां कहीं पे मैं इसकी दूसरी लेयर बना रहा हूं। दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का ये पहला लेयर है और ये ग्रेफाइट का दूसरा लेयर है। दिस इज लेयर 1 ऑफ ग्रेफाइट एंड दिस इज लेयर 2 ऑफ ग्रेफाइट। दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 1। ध्यान से देखिए होता क्या है इसके अंदर। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये बात हम लोगों ने देखा होगा। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंसी कंपाउंड। टेट्रावैलेंसी कंपाउंड मतलब टेट्रावैलेंसी एलिमेंट, यानी ये मैक्सिमम एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? ये मुख्यतः ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन को अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाया होगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया होगा और इसके साथ बनाया होगा। यानी ये वाला कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड इस लेयर के साथ बनाया हुआ है। सिमिलरली इस कार्बन की जब आप बात कर रहे हैं तो ये भी इसके साथ एक बॉन्ड बनाया होगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया होगा और इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा। पर हम जानते हैं कि कार्बन कितना वैलेंसी वाला होता है? 4 वैलेंसी वाला होता है। इसका चौथा बॉन्ड भी बनना जरूरी है। चौथा बॉन्ड जो बन रहा है वो ध्यान से देखिएगा, इसका इसके साथ बनता है। किसका? इस लेयर का कार्बन के साथ इस लेयर के कार्बन के साथ। मतलब ये 2 ऐसे लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स हैं। यहां कहीं पे कार्बन है तो इसके 3 बॉन्ड तो इसी पर बन रहे हैं, पर चौथा बॉन्ड इसका कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। ऐसा क्यों? क्या रीजन होगा ऐसा? CH4 का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। कौन सा स्ट्रक्चर? CH4 का। यह हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो CH4 आपने एक कंपाउंड देखा था। CH4 जो है इसके कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं। जनरली CH4 हम लोग ऐसा ही दिखाते हैं, पर एक्चुअली CH4 ऐसा होता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या सच में CH4 ऐसा ही होता है क्या? नहीं, CH4 ऐसा होता नहीं है। हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज समथिंग लाइक दिस। स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज समथिंग लाइक दिस। ये क्या स्ट्रक्चर है अभी आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अभी फिलहाल के लिए बस आप देख लीजिए कि ये CH4 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? वेज डैश स्ट्रक्चर। अब ये जो वेज डैश स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं दिखाता हूं ये कैसा होगा, देखने में कैसा लगता है। ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा,
दो जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं ये दोनों सेम टाइप के बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है। दो मार्कर जो मैंने लिया है वो सेम कलर का मार्कर लिया है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि इधर ऐसा कर दिया है, कुछ इंटेंशनली ऐसा किया गया है। और ये दोनों अलग अलग कलर से लिया गया है, जैसा कि यहां पे भी आप देख सकते हैं। एक को हम बोल रहे हैं वेज और एक को हम बोल रहे हैं डैश। तो ये वाला डैश होता है और ये वाला वेज होता है। ध्यान से देखिएगा, एक प्लेन, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में लाई करता है। और अगर ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एक आउटसाइड दी प्लेन है और एक इनसाइड दी प्लेन। मान लीजिए ऐसे मैं बोलूं, अगर प्लेन ऑफ द बोर्ड बोलूं तो ये प्लेन के बाहर है और प्लेन के अंदर। तो जो ये डैश वाला होता है, सॉरी जो वेज वाला होता है वो आउटसाइड दी प्लेन होता है, और जो अंदर की ओर होता है वो डैश पे रहता है। तो ये बाहर है और ये अंदर है, और ये क्या है, प्लेन में है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, TETRA, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात जानते हैं क्या होती है, आप किसी भी जगह से जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, फ्रॉम एवरीवेयर इट इज टेट्राहेड्रल ओनली। आप किसी भी जगह से देखेंगे, अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल बना है, जैसे मैंने बनाया था, ये मैंने यही बनाया है, अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल बना होगा तो आप किसी भी जगह से देखेंगे ना, इट इज ऑलवेज बी टेट्राहेड्रल ओनली। ये हर दिशा से आपको कैसा दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल। आप किसी भी मार्कर से देखिए, ये हर जगह से आपको कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल। एवरी एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ये क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसके 3 बॉन्ड तो इसी लेयर पर हैं। 3 बॉन्ड इसी लेयर पर है, मतलब कुछ ऐसा, 3 बॉन्ड इसी लेयर पर हैं तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये ऊपर वाला लेयर है, ये सारे कितने एंगल पर होंगे, 109 109 109। ये भी यहां से 109 आना चाहिए, ये इसके साथ 109 आएगा नीचे की ओर। तो दूसरा वाला लेयर जो होगा वो ऐसा होगा, सेकंड वाला जो लेयर होगा वो कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा। और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई होगी, यही है ना, 2 लेयर्स। इसमें अब ये जरा सा ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया, ऐसा हो रहा होगा, ये समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, बस एक चीज आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये 121 पिकोमीटर का होता है। कितने पिकोमीटर का, 121 पिकोमीटर। वेरएज ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 156 पिकोमीटर का होता है। कितने का होता है, 156 पिकोमीटर। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा इधर आइए, कॉमन सेंस है, सोचिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं इनके साथ बॉन्ड बना रहा हूं, इनके साथ मैं क्या बना रहा हूं, बॉन्ड बना रहा हूं। अभी मैंने इनके साथ बॉन्ड बनाया, अब देखिए पूरा उधर जाइए, पूरा, हाँ। अब मैं इनके साथ बॉन्ड बना रहा हूं। अगर मैंने ऐसे बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड लेंथ क्या है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, तुरंत छूट सकता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, छूट जाएगा। लेकिन अब मैं ना धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाया, कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाया, मैंने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कर लिया। तो पहले हम लोग के बीच में ऐसा स्ट्रेंथ था, बॉन्ड लेंथ वॉज मोर बट बॉन्ड स्ट्रेंथ वॉज लेस। अब मैंने ऐसे पकड़ लिया, फर्दर बॉन्ड स्ट्रेंथ एनहांस कर गया, लंबाई हम दोनों की, माने जो दूरी हमारे बीच में थी कम हो गई। अब अगर मैं और एक ऐसा करूं, अब क्या हो गया, फर्दर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गया पर बॉन्ड स्ट्रेंथ एनहांस कर गया। यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में उल्टा रिलेशनशिप होता है। हां, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कैसा रिलेशनशिप है, उल्टा। उल्टा मतलब बॉन्ड लेंथ या मैं बोलूं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, बॉन्ड लेंथ में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं। मतलब अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, किसी का बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो 3 बॉन्ड 121 पिकोमीटर लेंथ के हैं और एक बॉन्ड 156 का है, तो ये वाला बॉन्ड बहुत कम एनर्जी में ही टूट जाएगा। भाई जिसकी दोस्ती ही बहुत कम दिनों की है उसको तोड़ना बहुत आसान है, पर किसी की दोस्ती 10 साल से चल रही है
उसको तोड़ने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो 156 पिकोमीटर का अगर किसी का बॉन्ड लेंथ है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो बहुत कम लगने वाली, बहुत कम एनर्जी से वो टूट जाएगा। यही कारण है कि इसका जो चौथा बॉन्ड है वो इतना कमजोर होता है, इतना वीक होता है कि बड़ी आसानी से टूट जाता है। और अगर कोई बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाएगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड अगर टूटा, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में मदद करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव किया तो वो क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपकी मदद करेगा। ये क्लियर हुआ? इसलिए ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है? द फोर्थ बॉन्ड इज रिलेटिवली लार्जर देन अदर थ्री बॉन्ड्स। इफ द बॉन्ड लेंथ इज मोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस, ड्यू टू विच वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। और एक बॉन्ड टूटेगा तो दो फ्री रेडिकल पैदा होंगे, और फ्री रेडिकल आसानी से मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है। ये पूरा पैराग्राफ में आपको लिखना चाहिए उस कहानी के नीचे, बाई ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए और इस स्ट्रक्चर के बगल में आपको ये पूरी कहानी समझानी चाहिए। इवन अलोंग विद द स्टैटिस्टिक्स, 156 पिकोमीटर, 140, 121 पिकोमीटर एंड सो ऑन, उन सारी चीजों को समझाते हुए आपको यह चीज बताना चाहिए। होप दिस इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अपनी कॉपी में बना लें कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ही रेस्पॉन्सिबल है उसकी नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। नॉन मेटल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, इवन इट इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है तो उसका एकमात्र कारण है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड काफी वीक होता है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने में काफी कम एनर्जी लगती है और आसानी से वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो दो फ्री रेडिकल पैदा होंगे, फ्री रेडिकल बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करती है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक और प्रॉपर्टी ग्रेफाइट में देता है। डू यू नो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इज डेवलपिंग फ्रॉम दिस। द ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होने की। आपने देखा होगा कभी अगर आप स्केच पेंटिंग बना रहे हैं, यानी पेंसिल स्केच कर रहे हैं, तो आपने कभी वो पेंसिल स्केच को ऐसे करके पेंटिंग किया होगा ना हाथ से? वो कई बार करते हैं ना वो। आप कोई है ऐसा आर्टिस्ट हमारे बीच में जो इस तरह से वो पहले स्केच करा और उसके बाद उसको डार्क करने के लिए थोड़ा उंगली से घसते हैं। उंगली से घसेंगे ना तो आपको यहां पे पूरा वो सिल्वर जैसा, माने ग्रेइश सिल्वर आपके हाथ में वो लग जाता है, और फिर जब इसके ऊपर आप स्लाइड करेंगे ना बड़ी आसानी से स्लाइड होगा। रीजन ऑफ स्लाइडिंग इज दो लेयर्स के बीच में गैप है, आसानी से एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है, क्योंकि इनका इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? बहुत कम है। जिस भी चीज का इंटरनल फ्रिक्शन कम होता है वो बड़ी आसानी से एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक बीइंग नॉन मेटल वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और सेकंड ल्यूब्रिकेंट की प्रॉपर्टी उसके अंदर एनहांस्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर की मदद से। तो उसके नीचे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें, अ कार्बन इज मेड अप ऑफ 4 बॉन्ड्स, अ कार्बन इज मेड अप ऑफ 4 bonds, out of which 3 bonds are on the same layer, 3 bonds are on the same layer, and 1 bond is made between 2 layers of graphite. 3 bonds are on the same layer and the 4th bond is between the layers of graphite, having bond length 121 picometer and 156 picometer respectively. Having bond length 121 picometer and 156 picometer respectively. 121 picometer and 156 picometer. The 4th bond being relatively larger, 4th bond being relatively larger has less bond strength.
has less bond strength, due to which breaking of bond is easily possible, due to which breaking of bond is easily possible. Full stop. When a bond breaks, two free radicals are produced. When a bond breaks, two free radicals are formed या produced. These free radicals helps in conduction of electricity. This free radical helps in the conduction of electricity. Therefore, graphite, being the non-metal, conducts electricity. Therefore, graphite, being the non-metal, conducts electricity. Clear हुआ? Full stop. Paragraph change. The lubricating property of graphite also arises. The lubricating property of graphite also arises due to the same layered structure of graphite. Due to the same layered structure of graphite. Lubricating property of graphite arises due to the same layered structure of graphite. Full stop. यहां तक कोई दिक्कत? ग्रेफाइट क्लियर हुआ पूरा? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? ग्रेफाइट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? और क्यों ये चौथा बॉन्ड नीचे वाले लेयर के साथ ही बनाएगा, उसका रीजन क्या है? बिकॉज एवरी एंगल इज 109 डिग्री, और 109 डिग्री होने की वजह से अगर 3 इस लेयर पे तो चौथा हैज टू बी समवेयर दिस साइड, और दिस साइड पे उसको दूसरे लेयर में मिलेगा, सेम लेयर पे तो मिल नहीं सकता, क्योंकि कोई 3 ही चीज एक प्लेन में हो सकती, चौथी को तो आउट ऑफ प्लेन जाना ही पड़ेगा. डन. देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ डायमंड. डायमंड की क्या खास बात होती है? डायमंड इज द सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ डायमंड? Diamond is the hardest substance present on this earth crust. Diamond is the hardest substance present on this earth crust. अपने अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे हार्ड चीज कोई है तो वो क्या है? डायमंड है. इतना ज्यादा हार्ड है कि लोहे को भी काट सकता है डायमंड, शीशे को भी काटता है डायमंड, और डायमंड जो सबसे हार्ड है उसको भी कौन काटता है? डायमंड ही काटता है, क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, तो लोहा से लोहा तो कट रहा है, पर डायमंड को कौन काटेगा? वो तो हार्डेस्ट है, तो डायमंड ही डायमंड को काट सकता है. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर अर्थ क्रस्ट. और वो क्यों? बिकॉज ऑफ अगेन इट्स स्ट्रक्चर. इट हैज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. लिखिए, इट हैज अ वेरी, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट. डायमंड इज द हार्डेस्ट substance known to the earth crust, on the earth crust. This compact structure of diamond, the compact structure of diamond makes it the hardest substance on the earth crust, and the structure goes on like this. ये पूरा ऐसा चलता रहता है. ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. एवरी कार्बन मेक्स अ रिंग आउट ऑफ 6 कार्बन्स. तो ये जो स्ट्रक्चर है काफी कॉम्पैक्ट है, और एवरी कार्बन मेक्स अ हेक्सागोनल रिंग विद द अदर कार्बन्स, और इसकी वजह से यहां पे कोई भी चीज से वार करके उसको तोड़ देना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है. देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ क्रस्ट. ये पर्टिकुलर डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें. एंड देन द लास्ट कॉन्सेप्ट इज, लास्ट एलोट्रोप इज बकमिंस्टर फुलेरेंस. द लास्ट कॉन्सेप्ट इज बकमिंस्टर फुलेरेंस. BUCK, बकमिंस्टर, MINISTER, बकमिंस्टर फुलेरेंस, FULLERENCE, बकमिंस्टर फुलेरेंस. बकमिंस्टर फुलेरेंस ये एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो कि 60 कार्बन को एक साथ कंबाइन करके बनाया जाता है. हाउ मेनी कार्बन्स?
60 कार्बन, 60 कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। दिस इज द आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। लिख लें, बकमिंस्टर फुलरेंस वॉज द साइंटिस्ट, बकमिंस्टर फुलरेंस वॉज द साइंटिस्ट, बकमिंस्टर फुलरेंस वॉज द साइंटिस्ट हु आर्टिफिशियली in his laboratory produced C60. the compound name is fullerenes, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। और उस फुटबॉल पे आपने देखा होगा ना, कुछ इस प्रकार की चीजें बनी रहती है, ऑल हेक्सागॉन्स बने होते हैं ना इसके ऊपर, देखा ना ऐसा स्ट्रक्चर फुटबॉल के ऊपर कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे ऐसे सब बना होता है यहां पे। ये सब ऐसे फुटबॉल सब बना रहता है इसके ऊपर, इस तरह का सारा फुटबॉल बना रहता है ना उसके ऊपर। तो ये इस तरह से आप बना लें, यही स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरेंस का, ऑल हेक्सागोनल बॉन्ड्स, ऑल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड में भी हेक्सागोनल में रहता है और इसमें भी। हाँ, पर ये 60 कार्बन से ही मिलके बनता है, डायमंड में एंड नहीं है, कहां एंड हो रहा है कोई नहीं जानता है। ये बना लीजिए ऐसा कुछ। वैसे 3D है, फुटबॉल है, फुटबॉल है तो एक ऐसा होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, पर देख के तो ऐसा ही होगा। और यही एक ब्लैक और एक व्हाइट, एक ब्लैक और व्हाइट हो जाता तो फुटबॉल ही हो जाना था इसको, तो है ना। पर ये ऐसा होता है। तो 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है? वन इज ग्रेफाइट, वन इज डायमंड एंड द लास्ट वन इज बकमिंस्टर फुलरेंस। ये लेबोरेटरी में बनाया गया, दिस वाज मेड इन लेबोरेटरी, सिंथेसाइज करके मतलब कुछ रिएक्शंस की मदद से इसको बनाया गया। इट इज अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विच वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। और यहां पे भी ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है सारे के सारे क्या हैं? हेक्सागोनल रिंग्स हैं, और ये सारे कार्बन से बने हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितने हैं? 60 कार्बन यहां पे लग रहे हैं। ये इतना आपको जानना मोर देन सफिशिएंट है। देन यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम लिखें। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम? सबसे पहला लिखें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। सेकंड, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मैंने बताया था कैटिनेशन, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। व्हाट इज कैटिनेशन बताओ? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसा जुड़ता चला जाता है रिंग में, कहीं तक भी जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है जाने का। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेकेंड, थर्ड, formation of straight branched and cyclic chain of carbon atom. Formation of straight branched और cyclic chain. Straight chain का example carbon 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 carbon, this is the example of straight chain. Branched का carbon 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 carbon, यहां पे एक कार्बन लग गया, यहां पे एक कार्बन लग गया, ये branched हो गई। This is straight chain carbon, straight chain carbon. This is branched carbon, BRANCHD, branched carbon, and this is cyclic carbon, carbon 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 carbon, and this is cyclic structure. इसे क्या बोलेंगे? cyclic carbon structure. तो ये भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है। और जितने ज्यादा फॉर्मेट्स में ये प्रेजेंट हो सकता है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें उतने ज्यादा कंपाउंड बनने की क्षमता होगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स किस प्रकार से हो सकते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन
कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने इसके नाम भी बताए थे आपको, इसका नाम होता है एल्केन, इसका नाम होता है एल्कीन और इसका नाम होता है एल्काइन। आइन, इन और एन, एन, इन और आइन, इस प्रकार से सारे अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उसके नाम से आपको समझ में आने चाहिए। देन हम लोगों को एक स्पेशल, ये जो एन मैंने अभी आपको समझाया है, इसको एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है। क्या नाम है उनका? अलग नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन तो बोलते ही है। ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, सॉरी, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो आप लिखें the open chain compounds or aliphatic compounds, the open chain compounds or aliphatic compounds are further subdivided into saturated compounds and unsaturated compounds, further subdivided into saturated compounds and unsaturated compounds। तो इसको हम फर्दर कैसे डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं, इसको जरा ध्यान से हम लोग को समझना चाहिए। जैसे ही आपने कहा कि ये सैचुरेट कर गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, द मोमेंट वो सैचुरेट कर गया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, एल्केन्स की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल हैं और वो सब हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। वेराज जैसे ही आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एल्कीन होगा या वो क्या होगा, एल्काइन होगा। अगर वो एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इसके कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। और इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4। कोई दिक्कत? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग गया और यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग गया। ध्यान से समझिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 और ये 4, और इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4। तो ये दोनों को आप अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, पर इसको आप सैचुरेटेड बोल रहे हैं। वाई इज इट सो? ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि सर ये वाई ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। एक लॉजिक तो मेरे को बिना किसी बुद्धि के आप एक लॉजिक तो बोल ही सकते थे कि सर यहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इसलिए इसको क्या बोला गया? अनसैचुरेटेड। और यहां पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है इसलिए इसको क्या बोला गया? सैचुरेटेड। अब आपको मैं इसके साथ जो शाब्दिक अर्थ की तरफ लेके चल रहा हूं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब है, मैं आज जैसे आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, सपोज करिए मैंने क्लास आपकी स्टार्ट करी 2 बजे से, और 2 बजे से पढ़ाते पढ़ाते तक 6 बज चुका है शाम का। 2 बजे दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया और 6 बज गया। आपने मुझे कितने घंटे झेल लिया? पढ़ा नहीं, झेल लिया। 4 घंटे झेल लिए। चौथे घंटे झेलने के बाद मेरे अंदर से और आवाज आ रही है कि और थोड़ा आपको पढ़ा देता हूं। आप उसके बाद क्या बोलेंगे? सर अब बस, अब चाहे आप पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, आपको पेरेंट्स को बोलना है बोलिए, मत बोलना है मत बोलिए, मैं अब पढ़ने वाला नहीं हूं। और अगर आप पढ़ाएंगे भी तो पढ़ाइए, अब मुझे समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अब मेरा सैचुरेट हो गया है ब्रेन सैचुरेट हो गया, मतलब नो मोर फर्दर एडिशन ऑफ कॉन्सेप्ट अब जाने वाला है अंदर। सैचुरेट कर गया, कुछ चीज अब ऐड नहीं किया जा सकता है। आपको बोलना है तो बोलिए, आप यहां से बोलेंगे और वापस आप ही के कान में जाएगा, हमारे कान तक नहीं पहुंचेगा। दैट इज सैचुरेशन। आप सैचुरेट कर गए। अब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई सिंगल वर्ड। आप अब एक सिंगल वर्ड भी मेरा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, यानी नो मोर थिंग्स कैन बी एडेड टू इट। कोई चीज ऐड नहीं किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं ऐड कैसे नहीं किया जा सकता? अगर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए हैं
तो इसकी चारों वैलेंसी किससे जुड़ गई? हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। अब यहां पर आप क्या ऐड करिएगा? यहां तो कुछ ऐड करने लायक है नहीं, लेकिन अगर ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो यहां पे 2 हाइड्रोजन तो लगाए जा सकते हैं ना। तो ये अभी सैचुरेट कर गया या अनसैचुरेटेड था? अनसैचुरेटेड था, मतलब 2 से 3 ही बजा है, अभी 6 नहीं बजा है, 2 से 3 ही बजा है। अभी आप 3 घंटे और चल सकते थे। इसकी बात करें, ये तो अभी जस्ट क्लास स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि इसका पहला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन। अब जब सारे बॉन्ड टूट गए तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये सैचुरेट कर गया। अब चाहे कुछ हो जाए, इसमें कोई भी चीज फर्दर ऐड नहीं की जा सकती है, चूंकि इसमें एडिशन ऑफ कंपाउंड या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, खास करके हाइड्रोजन बोल रहा हूं, जरूर नहीं हाइड्रोजन ही ऐड हो, कुछ भी ऐड हो सकता है। हाइड्रोजन चूंकि आप आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन ऐड करके दिखा रहा हूं। तो चूंकि इसमें पॉसिबिलिटी थी कि अभी हाइड्रोजन ऐड कराया जा सकता था, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे? अनसैचुरेटेड बोल रहे थे। इसमें भी पॉसिबिलिटी थी कि हाइड्रोजन ऐड कराया जा सकता था, इसलिए इसको क्या बोला? अनसैचुरेटेड बोला। वेयरएज इसमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है किसी चीज के ऐड होने की, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सैचुरेटेड बोल दिया। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? डन। तो सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑल दी 4 वैलेंसीज लिखें, सैचुरेटेड कंपाउंड, all the 4 valencies of each carbon atom, all the 4 valencies of each carbon atom are satisfied by, all the 4 valencies of each carbon atom are satisfied by forming single covalent bond with carbon एंड विथ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड जब कभी भी बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपसे आपके बाद, अभी के बाद से आपको क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन्स में लिख सकते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या मतबल है इसका? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको आप क्या लिखते हैं? देखिए, C कितने H है? 4H, तो आपने लिखा CH4। यहां पे क्या था? 1, कार्बन की एक संख्या, यहां पुट करिए C1H2 × 1+2 H4 CH4। तो एल्केन हुआ ना ये अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये इस फॉर्मूले को क्या करेगा? मैच करेगा। इसका सेकंड एग्जांपल बोलता हूं, C2H6। इसको देखिए मैच कर रहा है क्या? अगर मैच कर रहा है तो मैं बोलूंगा उसके सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। C2H6, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी हो रहा है? होगा ही नहीं कभी डबल बॉन्ड। डन। तो जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो ऑलवेज क्या होगा? एल्केन होगा। इसकी बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। सेकेंड बात, एल्कीन जब भी स्टार्ट होगा ये 2 से ही, n = 2 से ही स्टार्ट होगा। कोई बताएगा क्यों? CC के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ना उसे एल्कीन बोलेंगे। एक कार्बन में CC के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? तो n हमेशा कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 2 से। और अगर 2 से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या होना चाहिए? C2H4, C2 और 2 का डबल, C2 और 2 का डबल, C2H4। ठीक है, जैसे ही ये इसको इसमें मैच कर गया मतलब जरूर उसके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट बोलता हूं, C3H6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक डबल होना ही चाहिए बिकॉज ये इसको मैच कर रहा है। C3 और इसका डबल, अब बाकी जगह हाइड्रोजन डाल दीजिए, H कितने हो गए? 4 पूरे हो गए। इसके कितने पूरे हुए हैं पहले से? 3, तो 1 लगा दिया। और इसके कितने पूरे हैं पहले से? 1, तो 3 लगा देंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3, 4, 5 और 1, 6। C3H6, एक डबल बॉन्ड आया नहीं आया? ऑटोमेटिकली आएगा, आपको उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी बात करें तो एल्काइंस जो होते हैं इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें से 2 और क्या हो जाता है? घट जाता है।
अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक बता दूं तो आपको और आसानी होगी याद करने में। यहां पे 2n+2 था, एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, क्योंकि जब ये नहीं था तो यहां भी एक हाइड्रोजन था, यहां भी एक हाइड्रोजन था। एक बॉन्ड अगर मैंने यहां से हटा दिया, मतलब एक लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन हट गए, तो आपने ये 2n+2 में से +2 हटा दिया। अब इसके बाद एक और बॉन्ड डाल रहे हैं तो आप एक और 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो अब 2n में से भी और 2 घट जाएगा, CnH2n-2, इसका है CnH2n+2, CnH2n लॉजिक भी क्लियर है, क्यों? एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के बराबर है। अब जरा इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो रहा है, C2H2 हो रहा है क्या, C2H2 2 जा 4 -2, 4 - 2 is 2, C2H2 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अगला क्या होगा, C3 3 2 जा 6 -2, C3H4, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड, इसके 3 कंप्लीट हो गए, तो एक क्या लगेगा, इस कार्बन का सारा खत्म हो चुका है, इसका एक हुआ है, तो कितना बचा हुआ है, 3 3 और 1 4, C3H4 हो गया। ऑब्वियसली तभी होगा जब इसमें कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ये लॉजिक नहीं क्लियर है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये फिर आगे चल के और धीरे धीरे ये बड़ा ही होने जाना है, छोटा नहीं होगा। तो अगर ये एकदम बेसिक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया। व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन लिखवाए हैं, लिखिए, द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। 2 कार्बन एटम की सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी नहीं की गई है, वो हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया है, बॉन्ड लग गया है, मल्टीपल बॉन्ड लग गया है। फॉर्मूला याद रखिएगा, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, एक में +2, एक में -2, एक में सिर्फ 2n के बराबर होता है। Got it? यहां तक समझ में आ गया? तो अगली क्लास में फिर से आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे, एंड देन इसके नोमेनक्लेचर को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।